तसव्वुर करिए, उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग लड़कर अपनी तलवार और तोप की जोर पर 10 दिनों के लिए ही सही इलाहाबाद को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराकर यहाँ अपना जिलाधिकारी और SDM नियुक्त करने वाले मौलाना लियाकत अली कितनी बड़ी हस्ती रहे होंगे, जिन्हें भारतीय इतिहास में भुला दिया गया है। सब तो छोड़िए, इनको मुसलमान भी नहीं जानता, न याद करता है। तो कौन थे मौलवी लियाकत अली, आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलवी लियाकत अली का जन्म 5 अक्टूबर 1817 को इलाहाबाद जिले के ही महगांव नाम के एक गांव में हुआ था, जो शहर से 30 किलोमीटर दूर कानपुर GT रोड पर ही मौजूद है। सैयद मेहर अली और अमीना बीबी के घर में जन्मे मौलवी लियाकत हुसैन अपने वालिदैन के इकलौते पुत्र थे। मौलवी लियाकत अली के पिता सैयद मेहर अली के छोटे भाई सैयद दयाम अली ने चंचल बाई से शादी की थी, जो बनारस में रहने वाले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे की बहन थी। यही वजह थी कि मौलवी लियाकत अली अक्सर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को छबीली बहन या छोटी बहन के रूप में मुखातब करते थे। मौलवी लियाकत अली एक अच्छे स्पीकर, राइटर और अपने साथियों की देखभाल करने वाले इंसान थे। उन्होंने और उनके साथियों ने हरदोई ज़िले के सैंडी, बिलग्राम और पाली जैसे अलग अलग जगहों पर ब्रिटिश सरकार विरोधी अभियानों का कामयाबी से नेतृत्व किया। तत्कालीन जमींदारों और क्षेत्र के दूसरे अहम लोगों ने मौलवी को अपना पूरा समर्थन दिया और उन्हें अपने नेता के रूप में कबूल किया। इसी बीच सिपाही बगावत मेरठ, दिल्ली और दूसरे क्षेत्रों में शुरू हुआ और विद्रोह की गर्मी ने इलाहाबाद को भी घेर लिया। मौलवी और उनके सलाहकारों ने जून 1858 में इलाहाबाद में बगावत फैलने से बहुत पहले अपने हमलों को अच्छी प्लानिंग से करने की योजना बनाई थी। 6 जून 1858 की रात को 9:20 पर बनारस से आए पुलिस विद्रोहियों ने 6ठी इन्फेंट्री छावनी के मैस पर हमला कर दिया, जिसमें पैदल सेना के जवान भी बागियों की मदद कर रहे थे। जान बचाकर भाग रहे अंग्रेज उस समय वहीं पर 30 लाख रुपए छोड़ गए। इन सैनिकों ने अपने ही अधिकारियों को नजदीक से मार गिराया। वो विद्रोह की शुरुआत थी और शहर को बेकाबू बगावतों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, जिससे शहर में पूरी तरह से अराजकता का माहौल था। इलाहाबाद में बेकाबू बागियों ब्रिटिश सैनिकों द्वारा शहर में अनावश्यक लूटपाट, सार्वजनिक संपत्ति के विनाश और खून खराबे को देखा तो मौलवी लियाकत ने अपने तलवार और अपने अहम तोपची खुदा बख्श के तोप के गोलों के जोर पर 7 जून 1858 को हालात पर काबू कर लिया। उन्होंने अपनी रहनुमाई में विद्रोही सिपाहियों का विश्वास जीता। समदाबाद और रसूलपुर के मेवाती और कई ग्राम प्रधान के साथ मिलकर 7 जून 1858 को उन्होंने इलाहाबाद को अंग्रेजों से छीन लिया और अपनी सरकार चलाई। उन्होंने शहर में कानून व्यवस्था को लागू किया और दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम के हरे और सफ़ेद झंडे, जिसमें उगता हुआ सूरज दिखाया गया था, के साथ शहर में एक जुलूस निकाला। सिपाहियों और पंडों का नेतृत्व सरदार रामचंद्र ने की। मुसलमानों की अगुवाई मौलवी लियाकत हुसैन ने की। उनकी रहनुमाई में इलाहाबाद की जनता, जिनमें आम मुस्लिम, ब्राह्मण, पंडा और पठान शामिल थे, अंग्रेज़ों के दमन के खिलाफ मौलवी से कंधा मिलाकर बहादुर शाह जफर की सत्ता और शान को दोबारा कायम किया। उन्होंने 2 व्यक्तियों सैफुल्ला और सुखराय को चायल परगना के तहसीलदार, 2 कोतवाली, 1 नायब और 2 व्यक्तियों को सेनाधिकारी नियुक्त किया और अंग्रेज़ों को पूरी तरह से इलाहाबाद से खदेड़ दिया। मौलवी लियाकत अली ने खुसरो बाग को अपना फौजी ऑपरेशन हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि यह इलाहाबाद किले के पास शहर में मौजूद इकलौती बड़ी किलाबंद जगह थी, जिसकी दीवारें किले की तरह ऊंची थी। इलाहाबाद में यमुना के किनारे अकबर के बनाए किले में 65 तोपें, 400 सिख सैनिकों की एक चौकी और छठ मूल निवासी इन्फेंट्री के 80 सैनिक थे। अंग्रेजों के लिए किले का पूर्वी भारत में एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक जगह थी। खुसरो बाग से उन्होंने उनके खिलाफ जंग चलाया और इलाहाबाद के किले को अपने हाथों में लेने की कोशिश की, लेकिन इसे हासिल करने में नाकाम रहे।
मौलवी के किरदार और समझदारी की अखंडता से हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से मुतासिर थे और वो इलाहाबाद से अंग्रेज़ों को खदेड़ कर अपनी सरकार बनाने के बाद और आगे बढ़ने ही वाले थे कि यहीं एक मुसीबत आ गई। इलाहाबाद शहर पर कंट्रोल करते ही मौलवी लियाकत अली को खबर मिली कि उनकी बहन रानी लक्ष्मीबाई मुश्किलों में घिर गई हैं। उन्होंने अपनी बहन रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए अपने दाहिने हाथ और मशहूर तोपची खुदा बख्श को इलाहाबाद से झांसी की रानी को मदद करने के लिए भेजा, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के परदादा की गद्दारी की वजह से रानी लक्ष्मीबाई जंग में मारी गई और खुदा बख्श झांसी की रानी की ओर से लड़ते हुए मारे गए। झांसी की रानी की बुआ चंचल बाई उर्फ चंचल बीबी के नाम पर महगांव गांव की दरगाह में आज भी एक मस्जिद और उनकी कब्र है। खैर, मौलवी लियाकत अली की हुकूमत के 10 दिन भी नहीं हुए थे कि 16 जून सन 1758 को अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद को घेर लिया। इलाहाबाद में गड़बड़ी को रोकने में जनरल हैवलॉक की सहायता के लिए बनारस से लेफ्टिनेंट कर्नल नील और ज़्यादा बलों के साथ इलाहाबाद किले में पहुंचे। कर्नल नील एक दुर्दांत अंग्रेजी अफसर था। कर्नल नील ने मद्रास फ्यूजलर्स के साथ मॉडर्न हथियारों के सहारे रास्ते भर गांव उजाड़ता भारी तबाही मचाता हुआ इलाहाबाद पहुंचा और इस वजह से जनता में उसकी दहशत जोरों में थी। इस समय नगर क्षेत्र मौलवी लियाकत अली के पूरे कंट्रोल में था। कर्नल नील ने किले की अपनी तोपों को इलाहाबाद के मोहल्ले कीड़गंज और दरारगंज के नागरिक क्षेत्रों की दिशा में चढ़ाने का आदेश दिया और इस पूरे रिहायशी इलाके में भगदड़ मच गई और लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। क्षेत्र से लोगों के सामूहिक पलायन से नील खुश था। नागरिकों को बचाने के लिए मौलवी लियाकत अली ने अपनी सेना को कीड़गंज और दारागंज क्षेत्रों से हटा लिया। 16 जून को कर्नल नील ने अपने शक्तिशाली तोपखाने से खुसरो बाग पर तोपों से हमला किया और भीषण लड़ाई हुई। नील ने कामयाबी से खुसरो बाग पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में सरदार रामचंद्र और उनके साथी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मौलवी लियाकत अली की लीडरशिप में संघर्ष इतना भीषण था कि चौक स्थित शहर कोतवाली से 500 मीटर दूर मौजूद खुसरोबाग आने में अंग्रेजों को सुबह से शाम हो गई। लड़ाई की भीषणता का अंदाजा इससे लगाइए कि 3 महीने तक 8 गाड़ियां लगाकर सुबह से शाम तक लाशों को ढोया जाता रहा। कर्नल नील ने मौलवी के अपॉइंट किए तहसीलदारों और एक सिपाही को फांसी दे दी, लेकिन मौलवी लियाकत अली अंग्रेजों की पहुंच से बाहर थे। इस तरह इलाहाबाद को 10 दिनों के बाद अंग्रेजों ने फिर से हासिल कर लिया। इसी बीच मौलवी लियाकत अली को झांसी की रानी के मुश्किल में घिर जाने की खबर मिली और 17 जून की रात को मौलवी लियाकत हुसैन चुपके से कानपुर के लिए निकल गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी सिंधिया की गद्दारी की वजह से शहीद हो गई, जिनकी शहादत को सुनकर मौलवी लियाकत अली ग्वालियर भागे और अपनी बहन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम संस्कार में छिपकर शामिल हुए। इधर कर्नल नील ने गांव को जलाना शुरू कर दिया और महिला या पुरुष तथा उनकी उम्र की परवाह किए बिना मासूमों को बगावत की सजा देना शुरू कर दिया। लोगों को पेड़ों से लटका दिया गया। कई छोटे बच्चों को सिर्फ इसलिए फांसी पर लटका दिया गया क्योंकि वो ढोल पीट रहे थे और हाथों में उगते सूरज का हरा सफेद झंडा लिए परेड कर रहे थे। इलाहाबाद शहर कोतवाली के पास चौक में खड़े नीम के 7 पेड़ों पर कुछ ही दिनों में 800 लोगों को फांसी दे दी गई। इसी वजह से लोगों ने कर्नल नील को इलाहाबाद का कसाई नाम दे दिया। पूरा इलाका उनके कंट्रोल में आ गया। इसके बावजूद इलाहाबाद के नाजिम समदाबाद के मेवातियों और मौलवी लियाकत हुसैन के दूसरे साथियों के साथ आज़ादी की आग जला रहे थे। ग्वालियर से वापसी पर मौलवी लियाकत अली कानपुर पहुंचे और नाना टोंडू पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, और उनके आदमियों से मुलाकात की और अंग्रेज़ों के 30 लाख रुपए के बिठुर में नाना जी के साथ आगे की प्लानिंग डिस्कस की और ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। उनके इलाहाबाद से जाने के बाद से उनको इलाहाबाद और आसपास के गांवों में नील के अत्याचारों की सूचना हर रोज मिल रही थी। मौलवी लियाकत अली से इलाहाबाद में अत्याचार की खबर सुनकर नाना ने बदला लेने का फैसला किया। कानपुर में नाना की सेना जनरल व्हीलर से भिड़ गई और जनरल व्हीलर को नाना की सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। नाना ने उन्हें कानपुर छोड़ने की इजाजत दी
और गंगा नदी पार कराने के लिए उनके लिए नावों का इंतजाम किया। फिर बदकिस्मती से 27 जून 1858 को सती चौरा घाट की घटना घटी। बैग में छिपी बंदूकों ने अंग्रेज पुरुषों और महिलाओं पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जबकि उन्हें नाना ने इलाहाबाद के लिए सुरक्षित मार्ग का भरोसा दिया था। नाना जो इसमें शामिल नहीं थे, ब्रिटिश हुकूमत ने इसके लिए नाना को मुजरिम माना। दरअसल यह त्रासदी हकीकत में इलाहाबाद में नील के अत्याचारों का नतीजा थी और जिसकी खबर आग की तरह कानपुर तक पहुंची और लोगों ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए इसे अंजाम दिया था। काय, मेलेसन और चार्ल्स बॉल जैसे कई अंग्रेजी इतिहासकारों ने इलाहाबाद के नागरिकों की बर्बर हत्या के बारे में लिखा है। हेनरी हवलॉक 30 जून को इलाहाबाद पहुंचे और कमान संभाली। मौलवी लियाकत अली दिल्ली आए और बख्त खान से मिले, जो उनको बहादुर शाह जफर के सामने ले गए। मौलवी लियाकत अली ने बहादुर शाह जफर को सारा घटनाक्रम समझाया। फिर मौलवी लखनऊ लौट आए। जुलाई 1857 में फतेहपुर की लड़ाई के बाद लोगों को सबक सिखाने के लिए हैवलॉक द्वारा सिख सेना को फतेहपुर शहर को जलाने का आदेश दिया गया था। इस काम के बाद सिखों को इलाहाबाद में फिर से नील में शामिल होने का आदेश दिया गया। मौलवी लियाकत अली ने फिर अपने आदमियों के साथ फतेहपुर कानपुर रोड पर हैवलॉक को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसे हासिल करने में नाकाम रहे। कानपुर में लड़ाई में हारने और नाना के नेपाल भागने के बाद मौलवी लियाकत अली ने उत्तरी भारत में अपने एक्टिविटीज को जारी रखा। कुछ समय बाद उन्होंने भोपाल और सूरत होते हुए दक्षिण पश्चिम की यात्रा की। वे सूरत से लगभग 10 किलोमीटर दूर लाजपुर में रहने लगे। उन्होंने इस जगह को आज़ादी के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ एक्टिविटीज का अपना नया सेंटर बनाया। उन्होंने अपना नाम बदला और अपना एक तखल्लुस रखा और अपने रहने की जगह बदलकर मौलवी लियाकत अली पूरे 15 सालों तक अंग्रेजी ऑफिसर्स को चकमा देते रहे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे। 1872 में मौलवी लियाकत अली के 2 साथियों ने मुखबिरी की और मौलवी लियाकत अली को बॉम्बे रेलवे स्टेशन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी स्टाइल ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें इलाहाबाद लाया गया और जिला एवं सेशन जज की अदालत में मुकदमा चलाया गया। 24 जुलाई 1872 के फैसले में मौलवी लियाकत अली ने ईमानदारी से कबूल किया कि उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ क्या किया है और इस पर उनको गर्व है। उन्हें अंडमान की जेल में उम्र कैद की सजा काटने के लिए भेजा गया, जहां वो 20 साल अंडमान जेल में अंग्रेजों के जुल्म को सहते हुए 17 मई 1892 को मौत को प्राप्त हो गए। वही अंडमान जहां से सावरकर माफी मांगकर जेल से आजाद हुआ और अंग्रेजों की पेंशन से जीवन गुजार कर बाकी दिन जहरीली किताबें लिखता रहा। मौलवी लियाकत हुसैन अंग्रेजों के सामने ना झुकते हुए दम तोड़ दिए। माफी मांगकर अंडमान जेल से छूटे सावरकर पर फिल्म बन रही है और 20 साल तक ब्रिटिश जुल्म सहते अंडमान में ही मर गए मौलवी लियाकत हुसैन को लोग भूल गए। उन पर फिल्म बनना तो दूर की बात, मौलवी जो थे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इनायन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।